हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं नितिन सिंघानिया सर की जो बुक्स हम कंटिन्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी का आगे हम बढ़ाते हुए चले हैं, जो कि आज का थर्ड चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो डिस्कस किए हैं, नेशनल इनकम डिस्कस किए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में दो लेक्चर हमने डिस्कस किया और एक पहले डिस्कस किया था जो इंट्रोडक्शन के बारे में था कि इकोनॉमिक का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या बातें की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कमेंट्स जो आ रहे हैं उससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिला है। इसके बाद ये भी चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर देखिए तो उसको कंटिन्यू देखेंगे, तभी चीज़ें लिंक्स हो पाएंगी। अदरवाइज थोड़ा सा ना डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसके बाद एक चीज़ और है कि हमने बीच बीच में कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया, जैसे पॉवर्टी, जैसे आज का डिस्कस है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस किया है। बट वो हम करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक करके कोशिश किया था मैंने कि डिस्कस करें। लेकिन जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्योर जो है कि हमारा डिस्कस हो रहा है स्टैटिक्स पार्ट से, कि हम इकोनॉमिक का पूरा सिलेबस अपना नितिन सिंघानिया की जो बुक्स है इससे कवर अप कर लें। फिर इसके बाद एनसीईआरटी का भी थोड़ा सा सप्लीमेंट लेंगे और इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम एक एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक का लगभग 99% सिलेबस कवर अप हो जाएगा और हम तैयार हो जाएंगे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है, यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ नितिन सिंघानिया सर की जो बुक्स हैं, इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, प्रीलिम्स कम्स मेंस, मेंस और पीटी दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके चल रहे हैं। और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी सब्जेक्टिव हैं और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी है। तो इस वजह से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसको कंटिन्यू डिस्कस करें। आज जो जैसे अगर यहाँ पे बात किया जाए दूसरी एक चीज़ और अनाउंसमेंट, अगर आप पीडीएफ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के और लेक्चर वगैरह कुछ चाहते हैं, आपको डेली अपडेट रहे, तो आप टेलीग्राम पे भी जाकर के यहाँ पे नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर सेंटर दिल्ली के टेलीग्राम पे जाकर के आप मेंबर से वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर आपका कोई भी डाउट्स हो कुछ हिसाब से, तो वहाँ पे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेन पेज पे जाइए अबाउट में, और वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके डाउट्स जो कि क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ ये भी है कि आप उसको देखिए और आप अपना सजेशन हमें दीजिए कि हम अपने लेक्चर में सी सेंटर दिल्ली में और क्या इनोवेट कर सकते हैं और किस किस चीज़ को ज़रूरत है जिससे हम और यूनिक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छी जो कि चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जब तक फीडबैक नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा किस लेवल तक हम अपने स्टडी को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अभी मैं स्टैटिक्स का पार्ट चला रहा हूँ, जो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा तो फिर हम ज्योग्राफी का चलाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी हो जाएगी, फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट। मतलब कहने का ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम मार्च से पहले, मार्च अगर 31 मार्च तक का आप अगर टाइम लें, ठीक है, इससे पहले तक हम 3 सब्जेक्ट पूरी तरह से जो मेरा एरिया है, इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 चैप्टर 3 सब्जेक्ट है, मैं इसको कवर कर दूंगा। ये एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, कॉन्टेम्प्रेरी इशू विद करंट अफेयर्स और फिर जो स्टैटिस्टिक्स के साथ जो कि सारी चीज़ें हम कवर अप कर लेंगे। और यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम देखते ही हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं नितिन सिंघानिया सर की। हालांकि नितिन सिंघानिया आईएएस ऑफिसर सेलेक्टेड हैं, इनकी कई बुक्स हैं, जैसे एक फेमस है आर्ट एंड कल्चर की बुक। उसके बाद इनकी ये भी मेरे हिसाब से सही बुक लगी। हालांकि और भी बुक्स हैं जैसे लोग कहते हैं रमेश सिंह का फॉलो करने के लिए, ठीक है, रमेश सिंह की बुक से बोलते हैं। तो देखिए रमेश सिंह की भी बुक बहुत अच्छी है, बट उसमें मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ जो चीज़ें हैं उनको वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिए हैं, तो लिंक्स बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है नई स्टूडेंट्स के लिए। बट नितिन सिंघानिया सर में ये चीज़ अच्छी मुझे मिली। कंटेंट कितना है कैसे नहीं है वो अलग बात है, हम ऐड कर लेंगे, लेकिन हमें पहले कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम चीज़ों को जो है कि आगे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे इंडियन इकोनॉमिक है, फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आज हम बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 क्या है आज का पॉवर्टी, पॉवर्टी इनक्वालिटी की है और अनएम्प्लॉयमेंट है। 3 सब्जेक्ट, 3 यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली चीज़ आपका पॉवर्टी है, मैं रेड कलर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है, पॉवर्टी पहला चीज़ है। दूसरा आपका इनक्वालिटी,
इन इक्वालिटी, इक्वालिटी। और तीसरा आपका है यहाँ पे जो है कि ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसे मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी है। फिर यहाँ पे आपका असमानता है, समानता है, जिसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। पॉवर्टी को आप गरीबी, गरीबी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ड है, आज हमें इन्हीं पे चैप्टर पे डिस्कस करना है। और जो ये चैप्टर 3 है, ठीक है, चैप्टर 3 इन्हीं 3 एरिया को करता है। अगर जनरली देखा जाए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी का मैं लेता हूँ, तो पॉवर्टी के लिए हमें क्या पता, पॉवर्टी रियल में क्या है, क्या क्या पैरामीटर, कितनी तरह की होती है, और इसका कॉजेस क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है, और स्टेटस क्या। यही 4-5 पॉइंट तो हमें होगा ना। पहली बात, पॉवर्टी क्या है, पहले उसके, फिर टाइप्स कितनी है, फिर उसके बाद कॉजेस क्या क्या है, और सजेशन या फिर जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कितना है, और स्टेटस क्या है कि मतलब कितने लोग गरीब हैं कितने अमीर है, यही है। और यही फार्मूला इस पे होता है कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, कितनी तरह की इनइक्वालिटी होती है, ये सारी चीज़। यही अनएम्प्लॉयमेंट पे भी अप्लाई होता है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी तरह का होता है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या क्या है, इसको कैसे शट आउट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे मिल सकती हैं हमें। सबसे पहले अगर मैं ए पॉवर्टी की बात करूं, देखिए पॉवर्टी का एकदम सिंपल सा फंडा है। ऐसा कोई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या फिर पर्सन जो भी कर सकते हो, उसके उसके पास इतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो बेसिक नीड्स को खरीद सके। ठीक है, बेसिक बेसिक, हालांकि यहाँ पे दिया गया मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है, आप स्टैंडर्ड को बाद में करिए, बट इतना जरूर कि जो नीड्स है, स्टैंडर्ड की जगह जो नीड्स है, हालांकि इसेंशियल दिया गया है। अब इसेंशियल में आपको सबसे पहले देखिए, रोटी होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। अगर कहते हैं ना कि आप अगर नौकरी करते हैं, जॉब लगती है, तो सबसे पहले क्या करें, नहीं भाई 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे, फिर अपना बदन ढकने के लिए कपड़ा जुगाड़ करेंगे, फिर रहने के लिए एक छत का करेंगे, फिर इसके बाद तो गाड़ी है, मोबाइल है, ठीक है, कि आपको इतनी क्वालिटी फिर बढ़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि जैसे इनकम आया, रोटी कपड़ा छोड़ करके आप आईफोन ले लिए। हालांकि कुछ लोग वैसे पढ़े हुए हैं नमूने, उनकी दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो उन लोग एक एक्सेप्शनल है, जैसे कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं कि भाई 21 साल में आईएएस बन जाते हैं और 99.99% लाते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, जांचने वाले की गलती या फिर इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, कहीं तो कुछ तो मिस्टेक होगा कि आप 100 में 100 मार्क्स ला रहे हो, कोई स्पेलिंग कुछ तो मिस्टेक होगा ना। तो इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, तो पॉवर्टी का मतलब यही है कि आपको एक बेसिक बेसिक नीड्स खरीदने की क्षमता नहीं है, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉवर्टी का। अगर हम दूसरी कहते हैं इनक्वालिटी की बात करते हैं, देखिए अब हम जब संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना, या फिर आप प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल, प्रियम्बल में देखेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से एक है इक्वालिटी, इक्विटी की, इक्विटी, या फिर इक्वालिटी की, इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है समानता, समानता। और इसी का अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट कर दे तो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, असमानता। तो उसमें दिया गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा रियल में क्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, समानता असमानता में अंतर क्या है। तो तीसरा अगर हम वर्ड देखते हैं जो हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके पास कितनी रोजगार है, कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। अब इक्वल इनइक्वालिटी के देख सकते हो, एक ही व्यक्ति है, इसके पास पूरे विश्व की 90% जो है कि दौलत रखी है। अब यहाँ पे 90% लोग हैं, ठीक है, पीपल है, और 10% जो कि वेल्थ बस इनके पास है। एक इनइक्वालिटी के बात ये भी है कि मैन को और वुमेन के बीच में, यहाँ तो गरीब है, क्लास को बात कर रहे हैं, क्लास में जो कि डिवीजन है, यहाँ पे तो जेंडर के बीच में इनइक्वालिटी है ना, कि वुमेन वुमेन मैन एक ही काम कर रहे हैं, बट उनके जो वेजेस हैं, वर्क प्लेस है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो भी तो इनइक्वालिटी एक तरह की है। तो आइए हम यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में कि रियल में इक्वालिटी है क्या। देखिए जब प्रियम्बल की हम बात करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से एक इक्वालिटी की बात करता है, और जो वर्ड है
सोवरेन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इसमें से हमें ये इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है, इक्वालिटी। और इसी का मैं अगर अपोजिट निकाल दूं तो ये आता है इन इक्वालिटी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, रियल में इक्वालिटी कहती क्या है। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है पहले से भी। जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी की बात है। अब ये कहते हैं इक्वालिटी मीन्स होता है ना ऑप्शंस, ऑप्शंस, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे एक रिक्शा सब्जी बेचने वाला हो। अगर वो वोट देता है, उसका एक एक वोट की वैल्यू 1 ही रुपये होती है, तो ये अंबानी दे चाहे या फिर कोई सब्जी बेचने वाला, ठीक है, दोनों की एक जो कि वैल्यू बराबर ही होगी। ऐसा ही होता है इक्वलिटी की बात। इक्वलिटी यही होता है कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए किसी भी आधार पे, जेंडर, कास्ट, क्लास या फिर अदर किसी रेसेस, कलर के हिसाब से उनको किसी अलग तरीके के जो कि ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब आगे देखते हैं प्रियम्बल, सिक्योर द ऑल सिटीजन, ठीक है, ऑल सिटीजन द इक्वल, इक्वल स्टेटस होता है और अपॉर्चुनिटी होती है। और ये जो कि बात की जाए, जैसे मान लीजिए सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब में, और प्रोविजन फॉलो करता है चैप्टर फंडामेंटल राइट्स इंश्योर इक्वलिटी। कैसे इसको इंश्योर किया जाए बिफोर लॉ, जो फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर है, कानून के सामने सभी के लिए बराबर है। जो उपा एक्ट, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, तो ये अगर एक गरीब के ऊपर भी लगता है और अंबानी के ऊपर लगता है, लोगों को बराबर ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस। अगर इनके आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको इनक्वालिटी बोलते हैं। बट आर्टिकल जो 15 है हमारे संविधान में, ये जो कि इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। 16 भी ये कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद जो 17 है ये कहता है अनटचेबिलिटी, कहते हैं ना कोई दलित है छुआछूत नहीं करना। फिर 18 जो आर्टिकल है ये जो कि टाइटल की बात करता है, वैसा नहीं है किसी को कोई उपाधि दीजिए, महाराजा धीराज की जय हो, ऐसी कोई उपाधि दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग बराबर है, सभी लोग सिटीजन्स हैं, सभी लोग रेसिडेंट्स हैं इंडिया के, और सभी का अधिकार बराबर है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसे नहीं दिया जाता है, रिजर्वेशन जो दिया जाता है तो वो तो कास्ट के ऊपर है ना, कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। वुमेन के लिए आंदोलन चल रहा है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। फिर ये भी बात होती है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी, तो ये क्या है, देखिए बिल्कुल आपकी बात एकदम जायज है, बट एक चीज समझिए कि हमारे सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी, इक्वलिटी ज़्यादा है, मतलब कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग ज़्यादा गरीब हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट दे करके आगे बढ़ाना चाहती है। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूँ, सपोज करिए दो व्यक्ति हैं और ये कितना लंबा है, ठीक है, ये कितना लंबा है, दूसरा इतना लंबा है, ठीक है, तीसरा जो कि ये इतना लंबा है, और एक दीवार बनी हुई है, और दीवार जो ये है आप देख सकते हो, ठीक है। दीवार जो बड़ा वाला है ये तो देख ले रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी खासी है। बट ये जो है इसको मान लीजिए अगर 2 फीट अगर नीचे से टेबल लगा दिया जाए, तो ठीक है, नीचे से अगर टेबल 2 फीट लगा दिया जाए तो ये जो है कि यहाँ पे जा करके देख सकता है 2 फीट। लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति, इसको हो सकता है 5 या 6 फीट की जो है कि टेबल चाहिए, तो इसको अगर लगा दी जाएगी तो ये बराबर। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि समानता लाने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे इनको कट कर रहे हैं हम यहाँ से, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। तो हम तो इनका जो हिस्सा है वही है, इनको तो हम वो कर रहे हैं कि जो इनको जरूरत है हम उनको प्रमोट करें। यहाँ कहने का मतलब है ओबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन्स, वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है, इज दैट क्लियर। तो ये होती है कि जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इन सब में जो है कि हम असमानता समानता चीज़ें खोजते हैं। अब आते हैं हम जो बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वलिटी की बात कर लिया, हमने बात किया कि पॉवर्टी क्या होती है, फिर उसके बाद आगे चल करके हम देखते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो होता है ऐसा कोई इंडिविजुअल
इंडिविजुअल वर्किंग ना करता हो, वर्क ना करता हो और वर्क चाहता हो तो वर्क, तो वो अलग अलग तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हम आते हैं अपना जो कि अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते चलेंगे कि क्या है। देखिए जो चैप्टर है हमारा पॉवर्टी को लेकर के, इनइक्वालिटी को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात की है। पॉवर्टी क्या होती है, बेसिक नीड्स अगर ना मिलती हो इसको। इनइक्वालिटी का मतलब कोई मतलब डिफरेंसेस हो बीच में, ठीक है, दो ग्रुप के बीच में जो डिफरेंसेस हो इनको इनको लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कॉजेस क्या है पॉवर्टी का, ये बात करेंगे। फिर दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेजर टॉपिक है। बाकी इनके जो है कि कुछ नीचे दिए गए, जैसे कॉजेस क्या है, आप कितनी तरह की पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। फिर उसके बाद करेंगे हम जो कि एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी है क्या है, कब का एस्टिमेट किया गया है, कौन किया है, कैसे किया है। फिर इनइक्वालिटी की बात करेंगे, क्या मेथड्स है, क्या स्टेटस है, ग्लोबल कंपैरिजन क्या करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो इसमें देखेंगे कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सारे एक एक पॉइंट्स को शट आउट और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर देखिए पॉवर्टी की, कोई भी पर्सन या कम्युनिटी है मगर बेसिक नीड्स उनको नहीं मिलती है, बेसिक नीड्स जो आवश्यक वस्तु है उनको अगर नहीं मिलती है, रोटी कपड़ा मकान पानी हेल्थ एजुकेशन और पानी रोड सड़क नहीं मिलती है, वो भी एक तरह की गरीबी ही है, ठीक है, बैकवर्डनेस है। एक तरह से आप पॉवर्टी को बैकवर्डनेस के रूप में भी आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई, दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं एम्फेसाइज मिनिमम लेवल ऑफ द, मिनिमम लेवल से मतलब ये है कि आप जो है कि एक बेसिक नीड्स जो कि उनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके बाद बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे समय समय पे अपने जो है कि रिसर्च पेपर पब्लिश किए, और उनमें से जैसे प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ने किया, फिर एनएसएसओ था, ये अपना जो है कि एग्जाम्पल किया। फिर अब प्रेजेंट टाइम में जो है इन सबको जो कि अबोलिश कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में नेशनल स्टैटिक ऑफिस है, ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत होती है। पॉवर्टी को यही अभी इम्प्लीमेंट करती है। अब देखिए गवर्नमेंट ने कुछ चालाकी भी की है पॉवर्टी को लेकर के, जो डाटा वगैरह रिलीज होता है। पहले कई ऑर्गेनाइजेशन थे अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो जा करके डाटा कलेक्ट करते थे और पब्लिश करते थे। तो कभी ऐसा भी देखने को मिलता था ना कि जैसे मान लीजिए 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक प्लानिंग कमीशन हो गया, फिर एक एनएसएसओ हो गया, फिर एससीओ हो गया। अब ये तीनों तीन तीन जो कि पैरामीटर पे अलग अलग पैरामीटर पे जो है कि पॉवर्टी को एक कंक्लूड किए। तो जाहिर सी बात है जब अलग अलग पॉवर्टी के बेस पे कंक्लूड करेंगे तो इनका जो कि रिजल्ट भी तो अलग अलग आएगा ना। सपोज करिए मैं कहता हूँ कि चलिए मैं एक दिल्ली में गया तो वहाँ पे मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे आईएएस बनने की सक्सेस रेशियो क्यों है, क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पे मैटर है। तो मैटर तो हर जगह आज ऑनलाइन से अवेलेबल है, लेकिन ये तो डाटा सबके लिए है। लेकिन जो मैटर है ये आपको ऑन टाइम, मतलब जब ज़रूरत हो तब मिल जाए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहने के लिए लोग बोल देते हैं कि अब आज के इंटरनेट की दुनिया में मिल जाता है, बट ये फैक्ट्स उतना करेक्ट नहीं है जितना लोग कहते हैं। अब दिल्ली में जो पब्लिश होती हैं जो बुक्स हैं वो आपको जैसे पब्लिश हुई, आज पब्लिश हुई शाम तक मिल जाएंगी, लेकिन आप अपने घर पे बुलाएंगे 15 से 10 दिन, एक हफ्ता लगेगा। तभी उसी बीच में आपको एग्जाम पड़ जाता है एक हफ्ते के अंदर, तो उसका कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो टीचर्स हैं, टीचर जो क्वालिटी के दिल्ली में होंगे और आपके गाँव में तो नहीं होंगे। आप कहते हैं कि हम ऑनलाइन चला रहे हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन चला रहे हैं या ऑफलाइन चला रहे हैं, लेकिन जब ऑनलाइन देखते थे आज ये मूवी की तरह होता है, ठीक है, थोड़ा सा पहुँच करके आज जम्हाई ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। जो ऑफलाइन का मज़ा है, ठीक है, वो आप ऑनलाइन में नहीं ले सकते हैं। जो ऑनलाइन में मज़ा है वो आप ऑफलाइन में नहीं ले सकते, ठीक है। ऑनलाइन के लिए आप एक तरह से बोल सकते हो कि आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। और जब ऑफलाइन में आप आते हैं तो टीचर के साथ तो कम्युनिकेट होता ही है, वो ऑनलाइन में भी होता है, बट स्टूडेंट्स के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो ऑफलाइन के लिए बेटर है कि आप स्टूडेंट्स वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, उनसे भी आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसके बाद बात आती है कि भाई जो क्वेश्चंस होते हैं ऑफलाइन में तुरंत हाथ ऊपर किए तुरंत बोल दिए, जितना आप तेज़ी से बोल सकते हैं उतना तेज़ी से लिख नहीं सकते अपने चैट पे। जब तक किए तब तक टीचर जो है कि 10 सेकंड में अगले टॉपिक पे चला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ हर एक चीज़ का अपना लिमिट है, कुछ चीज़ का प्रॉफिट एंड द लॉस दोनों है। तो इस वजह से देखिए चीज़ें करते हैं, तो जो इस वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते थे, डिफरेंट डिफरेंट डाटा पैरामीटर आता था,
तो इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में झगड़ा भी होता था। तो जो ये गवर्नमेंट आई, इसने चालाकी ये किया क्या कि सबको खत्म कर दो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन लाओ जो एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पब्लिश करने का, उसके अलावा जो ये पब्लिश करे और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लिया इस समय है एनएसओ, ठीक है, एनएसओ पब्लिश कर रहा है, तो ये डाटा पब्लिश किया, कहा कि ये 20% जो कि इंडिया में पॉवर्टी है, ठीक है। तो और तो कोई पब्लिश नहीं कर रहा है ना भारत में, तो कैसे झगड़ा होगा, लोग कह देंगे। लेकिन जब 2014 से पहले की बात थी, एक तरफ प्लानिंग कमीशन पब्लिश कर रहा है, एक तरफ एनएसएसओ कर रहा है, फिर एससीओ कर रहा है एक तरफ, तो तीन तरह के डाटा आए, क्योंकि तीन तरह के पैरामीटर, अपोजिशन कहता है देखो ये ऐसे किए वो ऐसे की सरकार, तो इसने बीजेपी ने आकर के ये लफड़ाई खत्म कर दिया, तब झगड़ा। और दूसरी ये भी बात है, काफ़ी दिनों से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों को लेके ना डाटा ऑफिशियली पब्लिश भी नहीं हुआ भारत सरकार की तरफ से। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं, बट हम एज ए यूपीएससी स्टूडेंट्स, एज ए एस्पिरेंट, हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा होता है, इन चीज़ को लेके जो वो करेंगे उसी के आधार पे हम मानते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं आगे। देखिए देखिए 2000 अक्टूबर 2000 डिक्लेयर द इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेट पॉवर्टी बाय यूनाइटेड नेशन सिंस 1980 87, क्योंकि अभी जो कि बीता है 17 अक्टूबर। फिर उसके बाद IBSA, इप्सा, इप्सा ट्रस्ट फंड अग्रीमेंट 2017। इप्सा का मतलब क्या है, आई से इंडिया हो गया, और बी से ब्राज़ील हो गया, एस से साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने एक इप्सा ट्रस्ट फंड जो है कि अग्रीमेंट किया, किसके लिए, पॉवर्टी को जो है कि कम करने के लिए डेवलपिंग कंट्री में, इप्सा में, और उसमें $1 मिलियन एनुअली जो कि फंड्स देने की बात किया। अब आते हैं कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी की बात करते हैं, क्या कॉजेस है। कॉजेस के लिए अगर हम बात करते हैं डिफरेंट, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अर्बन रूरल डिवीजन, फिर डिस्पारिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक को चाहें तो आप डिस्कस कर सकते, बट नहीं, आप सोचिए जिस कंट्री में 10 लोगों की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ 50 लोग हैं, तो 40 लोग तो जो कि अनएम्प्लॉयमेंट ही होंगे ना। उसकी भी कैपेसिटी है, किसी इंडस्ट्री की ना कैपेसिटी होती है, वो कितने लोगों को अपने अंदर रखता है। जैसे CS सेंटर का, चलो अच्छा 50 एम्प्लॉयमेंट रखने की कैपेसिटी है, 10 और रख लिए, चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन अब ये कहोगे 50 की कैपेसिटी है, 500 लोगों को रख लीजिए, तो दिक्कत क्या होगी। पहली बात तो स्पेस नहीं होगा, दूसरी चीज़ है काम ही नहीं है, बैठा के पेमेंट तो देगा नहीं CS सेंटर दिल्ली। ऊपर से ये भी है कि क्या वो लोग डिजर्व करते हैं, क्या वो स्किल्ड हैं जो हमें CS सेंटर दिल्ली को ज़रूरत है, जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉय की, क्या उस तरह का वो उनके पास स्किल्ड है। टाइपिंग के लिए चाहिए, लेक्चर रिकॉर्ड के लिए चाहिए, फिर एक टेक्नीशियन चाहिए, एक मैनेजमेंट देखने के लिए चाहिए, एक चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो कैसे वो चीज़ करेगा, ठीक है, स्किल्ड होना चाहिए, ये भी चाहिए। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वही बात है, अर्बन रूरल डिविडेंड। आपको शहर में शहर में ज़्यादा की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए लोग भाग करके जाते हैं। हालांकि गांव में भी है, गांव में लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का 70% जो कि पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है। उसके बाद होता है भाई कुछ ग्रोसरी की दुकान, कुछ सैलून, ब्यूटी पार्लर हो गए, कहते हैं गाँव में कौन जो कि जा करके ब्यूटी पार्लर करवाएगा। पता चले गया और रास्ते में आते आते धूप लगी, फिर जैसे था वैसे ही हो गया, तो उस ज़रूरत क्या है। लो चलो भाई चलो दो, पति भी खुश पत्नी भी खुश। पति इसलिए कि भाई खर्चा बचेगा, ठीक है, पत्नी तो अंदर रखो सही। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहने का मतलब हर एक इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट वो लिमिटेड है, आप उसको यूनिवर्सल नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अर्बन एरिया में रोजगार ज़्यादा होता है। देखेंगे हर 100 मीटर पे ब्यूटी पार्लर खुला, सैलून खुले हुए, ग्रोसरी की दुकान है, टेलीफोन कम्युनिकेशन है, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बेचने वाले, मिठाई की दुकान है, समोसे की दुकान है, चाट की दुकान है। क्यों, क्योंकि शहर में लोगों के पास पैसा है, ठीक है, वो खाने के लिए जो कि अप्रोच करेंगे, और उन्हीं में से कुछ लोग कहेंगे भाई लोगों का पैसा, चलो हम प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना के अंतर्गत पकौड़ा ही तलना शुरू करते हैं। दिन भर में 1000-500 तो बिकेगा, कुछ नहीं तो 500 रुपया बचेगा। गांव में अगर बना दिए पकौड़ा, तो पता चले भाई कौन जो कि 15 रुपये का ब्रेड पकौड़ा खाएगा, चलो 15 रुपये का हम ब्रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा बेसन आलू होगा, और टोटल 25-30 रुपये होगा, पूरा खानदान खा लेगा 10 लोगों का। तो कहने का मतलब गांव में लोग खरीदने की बजाय खुद घर पे ही बना लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शहर में तो मियाँ बीबी है, खाना भी नहीं, कब बीबी की तबीयत खराब हुई, चलो अच्छा बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं।
तो कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ द मतलब एम्प्लॉयमेंट की नौकरी की ज़्यादा वहाँ पे है। तो इस वजह से भी पॉवर्टी जो शहर में है उतनी नहीं जितनी आपका अर्बन रूरल एरिया में देखना। फिर उसका डिस्पैरिटी की अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऑनरशिप, देखिए इनकम डिस्पैरिटी तो है ही, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ लोगों के लिए अपनी बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी, दो कॉन्सेप्ट है जनरली। कॉन्सेप्ट का यहाँ पे ये है कि पॉवर्टी कितनी तरह की है, ये दो तरह की है। पहला आपका एब्सोल्यूट है और दूसरा जो कि रिलेटिव है। एब्सोल्यूट वाली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि इसको एक बेसिक बेसिक नीड्स भी नहीं प्रोवाइड करो, लेकिन रिलेटिव का ये होता है ना, बेसिक चीज़ तो मिल जाती है, ठीक है, कोई भूखे नहीं मर रहे। बट एक बात है कि अमन अमन नाम के लड़के के पास 1 लाख की जो कि मोबाइल फ़ोन है। पता चले श्याम आया, श्याम कहा कि अच्छा हमारे पास यार 10,000 की मोबाइल है। तो अब इसके अंदर कोसेगा अपने आप को, इसके पास आईफोन है, अपडेटेड वर्जन है हमारे पास। तो हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के लेके रिलेटिव एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में भी यहाँ पे देखिए क्लासीफाई किया गया है कि ड्यू टू डेप्रीवेशन फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन, जैसे हमने कहा बेसिक चीज़ें भी उनको प्रोवाइड नहीं होती है। फिर उसका मेजर किया जाता है पॉवर्टी लाइन से, ठीक है, क्या है पॉवर्टी लाइन। और आगे आखिरी बात का हेड काउंट रेशियो, मतलब कितने व्यक्ति हैं, पॉपुलेशन जो जितनी है, मान लीजिए इंडिया में 1.5 करोड़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया जाएगा कितने लोग हैं इंडिया में, आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ लोग हैं, और इसको आपको 100 से अगर मल्टीप्लाई इनटू कर देंगे तो आपको जो कि चीज़ें क्लियर मिल जाएगी कि नहीं इसका जो है कि 1 करोड़ था, इसका मतलब 1% टोटल का या 10% जो कि टोटल का जिस कंट्री में जो है कि गरीब है। फिर उसके बाद तीसरी अगर हम आगे चल करके बात करते हैं तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स, पॉवर्टी गैप रेशियो की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, इसमें 20 लोग गरीब हैं और उसके बाद जो कि 80 लोग ठीक ठाक है। तो हम इसका रेशियो निकाल देंगे, रेशियो ये निकालेंगे 2:8 का है, 8 के हिसाब से इंडिकेटर एवरेज, एवरेज कितना है रेशियो के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं इंटू 100 करके। स्क्वायर पॉवर्टी इंडेक्स है। अब इसको देखिए तो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉवर्टी द पर्टिकुलर एरिया, डिग्री का मतलब ये हो गया वही, आप इसको आप एक तरफ से कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दोनों के बीच में, मतलब जो एरिया में लोग रह रहे हैं उनके बीच में हम जो कि कंपैरिजन करते हैं इनको लेके। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए ये मल्टी पॉवर्टी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो कि पब्लिश किया जाता है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मल्टी डायमेंशन, देखिए मल्टी डायमेंशन से ही पता चलता है एक से ज़्यादा जो कि इसमें डायमेंशन हो सकते हैं। इसमें देखिए पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एडुकेशन, इन एडेक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। और ये केवल इस बात की नहीं करते हैं कि ये नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इनकम, ये इनकम है आपकी, बट आप अपने इनकम का कैसे यूटिलाइज करते हो। पता चले आपका इनकम अच्छा है लेकिन आप जो है कि एकदम डी ग्रेड का, मतलब वही है कि हैंडपंप का पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर नहीं करो, आपके घर में जो कि एसी नहीं है, आप बस सीलिंग फैन से काम चला रहे हो, जबकि आप डिजर्व करते हो, आपके पास पैसा है। तो ये भी दिखाता है कि कहते हैं ना लोग कि पैसा क्यों कमाते हैं, भैया अपने शारीरिक सुख के लिए ही, भाई सुख सुविधाएं मिले हमें हमारे बच्चे को। तो अगर वो चीज़ नहीं करते हैं तो उसमें तो दिक्कत आएगी ना फिर। तो ये कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये केवल ये नहीं इनकम को नहीं इंक्लूड करता है, ये कई चीज़ को करता है। और ये एक्यूट पॉवर्टी को जो है कि इंडिकेट करता है, और इसको डेवलप किया गया नॉट यूएनडीपी और ओपीएचआई, जिसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पहली बार 2010 में इसको जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को ये कॉन्सेप्ट रिप्लेस किया। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स किसको हटा दिया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को हटा दिया। और इसके देखिए 3 पैरामीटर, 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर है। तो हमारे लिए डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन में एडुकेशन है, आपका हेल्थ है और लिविंग स्टैंडर्ड है। ये है एडुकेशन, क्या ये एडुकेशन का भी बढ़िया है, इसका भी। और ये आपका जा करके लिंक्स होता है किससे, आपका लिंक्स हो जाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। अब देखिए मेथड्स क्या है इस जो कि वो करने के लिए कि आप कैसे कहेंगे कि एब्सोल्यूट है या फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। 3 मेथड जनरली हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि यूनिफॉर्म रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, मॉडिफाइड रेफरेंस के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि कुछ इसमें दिया गया है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें, ठीक है। अब हम आएंगे वेरियस एस्टिमेशन। देखिए
कब, कहाँ, कैसे भारत में ये एस्टिमेट किया गया कि नहीं कौन कितना गरीब है, कितने लोग गरीब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो आज़ादी से पहले मतलब 1947 से पहले की बात है, तो दादा भाई नौरोजी सर थे। ठीक है, इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं। और इन्होंने कहा कि 16 से 35 रुपये पर ईयर, पर कैपिटा ईयर अगर मिलता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है। फिर उसके बाद आगे आते ही नेवर द लाइन, वो कभी इस वर्ड का यूज नहीं किए, सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन, ये इसका वो यूज नहीं किया। और 1938 में प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन हेडेड बाई जेपी जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने इरिड्यूसिबल मिनिमम इनकम कहा कि 15 से 25 रुपये पर कैपिटा मंथ के हिसाब से अगर मिलती है तो ये जो कि पॉवर्टी लाइन में नहीं आते हैं। मगर वो इट इज नॉट टैग्ड पॉवर्टी लाइन, इन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में नहीं बात किया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, तो देखिए कुछ कमेटी हैं, जैसे मान लीजिए BS मिहानास स्टडी है, MS अलालगुआस जो कि स्टडी हुई थी, फिर PD ओझा एस्टिमेटेड किए थे, फिर PK बरधन स्टडी हुई थी, फिर जो कि दंतेकर, ठीक है, VM दंतेकर, फिर उसके बाद नीलकंदन राथन कमेटी जो थी इसने एस्टिमेट किया। फिर उसके बाद अलग अलग टास्क फोर्स के बाद अलग कमेटी जो बनी हुई थी 77 में, इसने किया। फिर इसके बाद लकड़ा वाली कमेटी ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसने कहा कि यूज कैलोरी इंटेक्ट, कितना लेता है कैलोरी, और इन्होंने अर्बन एरिया और रूरल एरिया के लिए अलग अलग चीज़ें बना करे, और ये यूज कलेक्ट डाटा। ठीक है, फिर इन्होंने कमिटी रिकमेंडेड स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, स्टेट पॉवर्टी लाइन आज पर रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी कमिटी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद एक और कमिटी है सचिन सुरेश तेंदुलकर कमिटी 2004-5 में, ये द डिड नॉट कंस्ट्रक्ट पॉवर्टी लाइन, ये एडॉप्ट ऑफिशियल मेजर द अर्बन लाइन 2014-15, और इसने कहा कि मतलब कितना कितना पॉवर्टी लाइन, इन सारी चीज़ों को किया। अब हम आगे चल के बात करेंगे एस्टीमेट NSSO का जो आया हुआ था कमेटी को लेके, तो ये पुराने डाटा सा डाटा उतने इंपॉर्टेंट नहीं, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। फिर रघुराम राजन कमेटी 2011 बारे में बनाई गई थी, ये मेथड कैलकुलेट अर्बन सेपरेटली, इसने एक मेथड डेवलप किया कि आप रूरल एरिया में अर्बन एरिया में अलग अलग पैरामीटर के आधार पे आप कैलकुलेट करिए और इसको जो कि रिकग्नाइज करिए, तब हम अच्छी से क्लियरिटी हो पाएगी कौन कितना गरीब है, और उसके लिए इससे स्पेसिफिक एक टारगेटेड जो है कि हम स्कीम चला सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही स्कीम को अर्बन और रूरल एरिया दोनों में अगर करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो अर्बन शहर में लोग रहते हैं उनकी एक अलग तरीके की डिमांड है, जो रूरल एरिया में लगते हैं उनकी एक अलग तरीके। क्यों? जो गांव में लोग रहते हैं वो फिजिकल हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो फिजिकल हार्ड वर्क कम करते हैं, मेंटली ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको कैलोरी प्रोटीन्स की अलग अलग ज़रूरत होती है। जो हार्ड वर्क करता है फिजिकली वो ज़्यादा क्वांटिटी में, क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटी मात्रात्मक रूप से ज़्यादा फूड खाता है। जो मेंटली करते हैं ये एक तरह से बोल सकते हो कि इनको क्वालिटी फूड चाहिए, ना कि क्वांटिटी, दाल भात चोखा बाटी थाली में भर के नहीं। जैसे गांव में लोग अच्छे खासे क्वांटिटी में हमेशा सुनते होंगे, कोई गांव से आता है चाचा मामा बहू जो कि बना करके रखी रहती है 10 रोटी छोटी छोटी, कि भाई हमारे हस्बैंड खा लेंगे और हमारे ससुर जी खा लेंगे, बेटे खा लेगा, मैं खा लूँगी। पता चले गांव गांव से उनका ये कोई और रिश्तेदार आ गया, पता चले 10 रोटी वो अकेले ही देख दिया। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है ना कि भाई ये कैसे कैसे है इन सारी चीज़ों को लेके। फिर इसके बाद आगे आते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे जो तेंदुलकर कमेटी और उसके बाद रंगराजन कमेटी। 2014 में रंगराजन आई थी और तेंदुलकर 2009 में आए थे। ये पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, फैमिली ऑफ द 5 द यूज मंथली एक्सपेंडिचर की। ये MRP यूज किए, ये यूज किए MMRP को यूज किए। ये ओनली कैलोरी की बात करते हैं, ये कैलोरी प्रोटीन्स फैट दोनों की बात करते हैं, और ये एस्टिमेट करते हैं 37.2% जो कि लोग 2004-5 की डाटा के हिसाब से गरीब हैं।
देखिए रंगराजन कमेटी कहता है 29% जो कि गरीब हैं 2011-12 के डाटा से। मतलब ये है कि तेंदुलकर कमेटी का कम ज़्यादा एस्टीमेट है, उनका कम है। फिर इसके बाद है यूज द इंडियन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट बोथ अर्बन एंड रूरल, ये सेपरेटली यूज करता है अर्बन और रूरल एरिया का। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो रंगराजन कमेटी है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब देखिए मेथड अप्लाइड क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए जनरली मेथड यही यूज होता है, तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पे। देखिए पीपल सेंसिटिव एरिया ये अलग चीज़ है। फिर अब हम आगे आते हैं और देखते हैं क्या है अमर्त्य सेन। देखिए अमर्त्य सेन जो है कि ये अप्रोच किया पॉवर्टी को लेकर के, इन्हें पीपल फोकस अप्रोच किया था और इन्होंने कहा था वेल बीइंग एक्सपेंडिंग देयर कैपेबिलिटी। ये कह रहे हैं कि क्वालिटी अपना इंडिविजुअल का कितना जो कि एक्सपेंडिचर किया जाता है और कितना ये कर सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। फिर उसके बाद आगे तो सेन का इंडेक्स है, जैसे कि इन्होंने नोबेल भी इनको मिला हुआ था अमर्त्य सेन 1976 में। और इन्होंने एक्सटेंड सॉवरेनिटी पॉवर्टी एज वेल द लेवल ऑफ इनक्वालिटी की भी बात की है। ये इन्होंने तीन चीज़ों को जो कि कैलकुलेट किया, HCR, पॉवर्टी गैप इंडेक्स और गिनी कॉफिन, तीन मेथड इन्होंने मैथमेटिकल जो कि यूज किया था। इसके बाद आता है रेंडमाइज कंट्रोल डाटा है। ये देखिए अभिजीत बनर्जी और इनकी वाइफ द इस्थर डुफर और एक अलग थी और मिचले करले, इन लोगों ने 2019 में नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में, जिसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के रूप में बोला जाता है। और इन्होंने पॉवर्टी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, इनका काफ़ी जो कि अच्छा बोला गया। रेयर नेसेसिटी और इंडेक्स, ठीक है, नेयर बार नेसेसिटी इंडेक्स के बारे में यूपीसी ने सवाल भी पूछा था, दैट्स व्हाई दिस इज ए इम्पोर्टेंट। ये 2020-21 का जो इकोनॉमिक हुआ था उस इकोनॉमिक सर्वे था, इसमें यूज किया गया था। और 26 इसके इंडिकेटर थे जो कि यूज किया गया और 5 डायमेंशन था। 5 डायमेंशन में वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटी के रूप में यूज किए। फिर उसके बाद आगे आकर के बात करते हैं, जब हम एक सेकेंड यहाँ पे अब आते हैं इनक्वालिटी की जो बात करते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है। ठीक है, पॉवर्टी को हमने कर लिया, अब यहाँ पे इनक्वालिटी की बात करते हैं कि असमानता। ठीक है, असमानता, ठीक है, इनक्वालिटी मतलब ये है कि गैप बिटवीन, गैप दो व्यक्ति के बीच, ए और बी के बीच में, ए बी बीच में आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनक्वालिटी हो सकती है। फिर उसके बाद कास्ट हो सकता है, या फिर अदर रिलीजियस रेस हो सकता है, जैसा हमने प्रियम्बल में बात किया है। अगर एक गैप में देखिए इनकम गैप की बात करते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी से कॉन्टेक्स्ट ये है इकोनॉमिकली करें। और दूसरी बात अगर इसमें कॉजेस देखें क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द असेट, जो पूंजी की संपत्ति की जमाव है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, पहला चीज। अर्बन, जो अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, प्राइवेट लोग अर्बन एरिया में करना चाहते हैं, रूरल एरिया में नहीं जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा गरीबी है। और हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है गुड्स एंड सर्विस का, जब अब महंगाई बढ़ती है ना तो गांव वाले एकदम दब के रह जाते हैं, लेकिन शहर वाले क्या, महंगाई बढ़ती है तो उनका इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ता है ना, तो वो उसी हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेते हैं इन्फ्लेशन के साथ, बट गांव के लोग नहीं कर पाते हैं। और ये फोकस किया था मोर फोकस ऑन द कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ द प्रोडक्शन का। अब देखिए मेजर्स क्या, मेथड्स क्या क्या यूज किए जाते हैं इनक्वालिटी को करने के लिए। देखिए गिनी कॉफिन के बारे में बात करते हैं, गिनी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉफिन सॉरी कोफिशियंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करा जाए कि देखिए ये कब आया, देखिए कोराडो गिनी जो 1912 में जो कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इसमें आप डिग्री ऑफ द इनकम इनक्वालिटी की बात करते हैं। डिग्री का मतलब ये हो गया जैसे आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल इस हिसाब से बात करते हैं, तब हम जाकर के कहते हैं कि नहीं इतने परसेंट है या इतने परसेंट है या फिर इतने परसेंट है। ये एंगल हम निकालेंगे और एंगल के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे। 0 से लेके 1 तक की हम बात करते हैं, इसकी जो होते हैं 0 से 1 तक की बात करते हैं। जब हम 0 की बात करते हैं परफेक्ट इक्वालिटी की बात करते हैं, मतलब कोई असमानता नहीं है, या 1 की बात करते हैं तो इनक्वालिटी को इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा है,
क्या है, 0 से लेके 1 तक की बात करते हैं, क्योंकि 0 से अगर 1 तक देखेंगे ना तो 10 यूनिट इसमें होती है। जैसे 0 हो गया, 0 पॉइंट आपका 9 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 पॉइंट आपका 2 होगा, 0 पॉइंट आपका फिर 3 होगा, ऐसे ऐसे करते हुए फिर आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1, तो ये कहने का ये मतलब है कि 0 से 1 का थोड़ा सा नहीं है। फिर लॉरेंस कर्व की बात करते हैं, इसमें रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ द इनकम और द परसेंटेज ऑफ द पीपल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है द कम्युलेटिव द इनकम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ रही है और इनकम ही है। फिर इसका अगर आप इस हिसाब से इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे ये इस हिसाब से करेंगे कि नहीं, जितनी कम इन वो होगा उतनी कम जो कि पॉपुलेशन की क्वांटिटी के हिसाब से जो है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। आप इनको यहाँ पे 0 मान लीजिए, 1, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 4, 5, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, ऐसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनक्वालिटी बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा पैसा कुछ प्राइवेट लोगों के पास ही जो कि कंसंट्रेट होकर के रह गया। ग्राफ शब्द गिनी कॉफिन के बारे में करते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं, 2020 का जो रिपोर्ट आई हुई है यूएनडीपी के बारे में। तो ये कहता है, रिपोर्ट ये कहती है कि इंडियन इनकम गिनी कोएफिशिएंट ऑफ द इंडिया की बात है, रिड्यूस, जो कि 0.352% 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि 2020 में जो कि पब्लिश किया गया, लेकिन 2011 के रिपोर्ट के अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 20 है और यहाँ भी 11 है, इनको हम कैलकुलेट करते हैं अगले 10 साल में किस हिसाब से रिपोर्ट में जो कि गिरावट देखने को मिली है। फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट पब्लिश बाई किसके, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020। ठीक है, पहली बात तो हमें देख लिया पता कौन करता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो पेरिस में बेस है, ये जो कि पब्लिश करती है। अब जब अभी आ रही है, देखिए देखिए अब नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तो बहुत से ऐसी रिपोर्ट इंडेक्स पब्लिश होंगी। तो जब एग्जाम होगा उससे पहले हम इसके बारे में कवर अप कर लेंगे इसको लेके। फिर उसके बाद ये कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ द इनकम इनक्वालिटी। जैसे अगर आर्थिक रूप से अगर आप असमानता बहुत जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस हिसाब से ये काम करेगा। जैसे रिच गरीब लोग और अमीर लोग और अमीर होंगे, गरीब लोग और गरीब होंगे। फिर उसके बाद क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी, लोग मार झगड़ा चोरी चमारी करेंगे। और उसके बाद अगर मेजर्स लिया जाए कि क्या करना चाहिए असमानता को हटाने के लिए, आर्थिक असमानता, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर्थिक असमानता। ठीक है, अब इसमें क्या, लैंड रिफॉर्म, कंट्रोल मोनोपोली के बारे में बात है, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पार्टिकल मार्टी है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो कि करना चाहिए आपको, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में बात करना चाहिए, मोर इनइक्वल एजुकेशन ऑन द वेलबींग। देखिए गरीबी रेखा से अगर आपको बाहर जाना है तो एक ही मूल मंत्र है, वो है एडुकेशन। उसमें पैसा एक बार नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा लगता है। तो आप अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके एक अच्छी एजुकेशन शिक्षा दीजिए, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक पॉवर्टी लाइन से एक समय के बाद बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा, और जो आप कर रहे हो तो उससे बेटर जॉब वो करेगा, ऑटोमेटिक उसकी लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाएगी। फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लास्ट सेक्शन ऑफ द डे का। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखिए, जनरली हमने वही कहा कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट चाहता है उसको नहीं मिलता है, या फिर नहीं करना चाहता है, जो बैठा हुआ है निकम्मा। फिर उसके बाद रीजन क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, फिर उसके बाद एडुकेशन अच्छा ना मिला रहा हो, और मिसमैच हो। मतलब जो ज़रूरत है स्किल्ड की, जो एडुकेशन की ज़रूरत है मार्केट में, वो एडुकेशन दे ही नहीं जा रही है, और आपको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, और फिर उसके बाद जो कि वेद पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या काम है, कौन सा आपको स्किल्ड बना देगी। आप कथा कहेंगे, कितने लोग कथा कहेंगे, बहुत से आप अगर पंडित नहीं है, ठीक है, पंडित नहीं है और किसी और कास्ट से आते हैं, आप संस्कृत पढ़ लीजिए, गांव में जाइए, आप पूजा सत्यनारायण भगवान का कथा करवाने, कोई करवा ले, भले आप पीएचडी किए हो संस्कृत में, वेद पुराण सब पढ़ रखे हो, कोई नहीं कथा सुनेगा आपका, अगर आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो। लेकिन एक ब्राह्मण का मूर्ख बच्चा अगर बैठा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं याद है, कुछ भी बोलेगा लोग हाथ जोड़ करके सुनेंगे, भाई सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा है। तो कहने का मतलब है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है, उससे हट करके आपको जिस चीज की जरूरत है मार्केट में, उसको आप एडॉप्ट करिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए, तब होगा।
फिर उसके बाद अगर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का, लेबर सप्लाई होती है, लेबर फोर्स होता है। फिर लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई का मतलब क्या, लेबर जितनी ज़रूरत है उसको, और उसके बाद फोर्स क्या है, फिर जो नॉट रिलेटेड मतलब जो वर्क है, विलिंग है, वर्क कर रहे हैं। अब वर्क फोर्स का मतलब एक है जो पर्सन एक्चुअली वर्किंग। बात समझिए। अब इसके बाद और आगे आकर के कुछ बात कर सकते हैं, मेथड्स क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जाए। यूजुअल, प्रिंसिपल मेथड, करंट, वीकली और डेली के हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शनरी ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कहने का ये भी मतलब होता है कि महीने में कोई 4 दिन काम करता है और 26 जी अगर बैठा होता है, तब भी इसको जो कि हम एम्प्लॉयमेंट मानते हैं कि ये रोजगार है। और डे में अगर वो 3 घंटे भी काम करता है और ये जो है कि फिर बाकी समय जो कि आप बोल सकते हैं 21 घंटे नहीं काम करता, तब भी इसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाए। हफ्ते में अगर ये 1 दिन काम करता है, 6 दिन नहीं करता है, तब भी इसको एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। उसके बाद कोई जॉब कर रहा था, ठीक है, जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ दिया और वो सर्च कर रहा है, खोज रहा है जॉब, तब भी इसको एम्प्लॉयमेंट के रूप में माना जाएगा। इंडिया का सबसे विचित्र ये जो कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे करंट डेली स्टेटस के बारे में बात करें, एस्टिमेट एम्प्लॉयबिलिटी, ये वही चीज़ है। बाकी लेकर के टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। देखिए वॉलेंट्री है, तो जो कि विलिंग नहीं है, ठीक है, जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट। जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है उनको भी हम एज ए एम्प्लॉयमेंट के रूप में मानेंगे। फिर उसके बाद आते हैं इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होता है एबल द बॉडी द पीपल द विलिंग टू डू जॉब बट अनएम्प्लॉयड, इनको भी जो है कि जॉब जॉब माना जाएगा भाई कि नहीं, ये जो है उनको जो कि इस हिसाब से। अब आगे अगर हम देख करके सब कैटेगरी स्ट्रक्चरल, देखिए यूपीएससी 2023 मेंस में ये सवाल पूछा हुआ था कि रीजन क्या है। पहली बात तो मीनिंग पूछा हुआ था कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और इसके लिए आप सजेशन दिए। देखिए ये दिस टाइप ऑफ द एसोसिएट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे मान लिए इकोनॉमिक का जो स्ट्रक्चर है वही जो है कि ऐसा बना हुआ है कि इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि डिमांड, व्हेन द डिमांड एंड लेबर फॉल द शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यू टू रैपिडली ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो इसको हम हिंदू ग्रोथ रेट के रूप में भी जानते हैं। इस बात को देखिए मिसमैच होता है स्किल्ड को लेकर के, ठीक है। पता चले कि हमें जरूरत है कंप्यूटर चलाने वाला, लेकिन हमारा जो आ रहा है स्किल्ड पीपल वो जो कि कंप्यूटर तोड़ने वाला आ रहा है, तो कैसे आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। फिर उसका डिस्टिंग्विश द अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा की बात, डज नॉट कंट्रीब्यूट production process. In the other word, if other C be the remove from the working without effective productivity, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर आप मान लीजिए 2 बीघे जमीन है, मम्मी पापा भैया भाभी कर रहे हैं, पता चले आप भी अपनी फैमिली को लेकर उसी में चले गए, वो तो मना नहीं करेंगे क्योंकि आपका हक है, खेत भी मना नहीं करेगा, लेकिन आपके वहां आ जाने से क्या प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं, नहीं बढ़ा प्रोडक्शन, तो ये सारा खतरा है। फिर उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, जनरल ड्यू टू द चेंज द मार्केट कंडीशन। फिर यहाँ पे कहते हैं टेम्पोररी, ये वर्कर द टेम्पोररी आउट ऑफ द वर्क ड्यू टू सीजन। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जहाँ पे जॉब दे रही थी और कुछ सीजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वहां से एम्प्लॉयमेंट हट जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन करते हैं। सपोज करिए कि एप्पल की खेती होती है जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पे आप जब जाते हैं तो कुछ ऐसी क्लाइमेटिक या फिर अदर रीजन होती है, कुछ समय के लिए आप सरवाइव करने लगते हो कि बस आप जी खा लीजिए, इनकम जनरेट की तो अलग बात। फिर साइक्लिकल जो एम्प्लॉयमेंट होती है, साइकिल से ही पता होता है कि 12 महीने में एक बार आएगा। जैसे मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर को लिए ये साइकिल होती है, कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए नहीं होती है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद आगे आते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म तक जो कि ये कंट्री को इमेक्ट करता है, और ये ड्यू टू वेसियस सर्कुलर पॉवर्टी। और मतलब ये है क्रॉनिक, मतलब ये आप
गरीबी है और एम्प्लॉयमेंट आपके इकोनॉमिक में जनरेट ही नहीं हो रही। फिर टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे मान लीजिए पहले किसी ऑफिस में बैठ करके लोग पेपर पेंसिल से दिन भर घिसते थे, कैलकुलेशन करते थे, पूरा चार्ट बनाते थे। लेकिन अब एक्सेल आ गया कंप्यूटर में, एक बार डाटा सब एंटर किए, एंटर मारे और सारा जो कि डाटा निकला है। जहां 10 आदमी काम करते थे वहां एक ही कंप्यूटर जो कि काम करे, टेक्नोलॉजी का। फिर उसके बाद कैजुअल की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन, कैटरिंग, फिर उसका एग्रीकल्चर की बात करते हैं, उसमें जो कि देखने को। फिर सीजनल, देखिए सीजनल भी और साइक्लिकल भी उसी में इंक्लूड करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के। देखिए जब रबी, खरीफ और जायद आती, तभी तो जब सीजन आता तभी जो कि 12 महीने में 4 महीने जॉब करते हैं, 4 महीने बैठे होते हैं, फिर 4 महीने जॉब करते हैं। तो कहने का मतलब 6 महीने जॉब करना, काम करना, 6 महीने बैठ करके खाना होता है। फिर इसके बाद आगे हम चल करके बात करेंगे यहाँ पे साइज ऑफ द वर्क फॉर द करंट एम्प्लॉयमेंट, ये भी आउटडेटेड है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स की बात करते हैं, देखिए हमेशा आता है, ये एनुअली कंडक्ट होता है, ठीक है, और इसको एस्टिमेट लेबर स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट किया जाता है, और ये कंडीशन एनएसओ जो है कि इसको कैलकुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फोर्स के द्वारा किया जाता है। पहली बार 2017-18 में जो किया गया, और ये मंथली पर कैपिटा एडुकेशन, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम इनको पीरियोडिक लेबर फोर्स को इंक्लूड करते हैं। फिर इसके बाद अगर आप आगे आए, ठीक है, आगे देखते हैं कोई और दिया होगा हेडलाइन में। फिर देखिए ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी, जैसे मान लिया कि वर्ड की जो एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो इकोनॉमिक होती है ना, इकोनॉमी, इसको 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर होती है, ठीक है, और टर्शरी सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है, और सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्री होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग वगैरह जो होती हैं, इनको लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इस चीज़ को लेकर के देखिए कितना ऑक्यूपेशन। जब देश आज़ाद होगा, देखिए आप आज से नहीं, हालांकि मैंने 2017-18 से दिया है, ऑक्यूपेशन एंड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एमंग द अर्बन फोर्स, ये डिफरेंट सेक्टर का दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर का, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जनरेट प्राइमरी सेक्टर में होती है, ठीक है। अगर और रूरल एरिया में जाएं तब भी जो है कि आप प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा जो कि वर्कफोर्स करता है, और जब हम अर्बन एरिया में जाते हो तो अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर थोड़ी होता है, एक कॉमन सा बात है, कॉमन बेसिस के आधार पे हमें सोचना चाहिए, राइट। अब इसके बाद हम और आगे आते हैं, जॉबलेस ग्रोथ की बात हम फिर से कर लेते हैं। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब मान लीजिए जीडीपी आपकी 10% से बढ़ रही है, लेकिन जो जॉब्स है आपकी 1% से बढ़ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी और जॉब्स के बीच में कोई रिलेशन, ये भी 10% से अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका भी तो कम से कम 5 से 7% होना चाहिए, ये बढ़ ही नहीं रही। तो रीजन क्या, रीजन देखिए जनरली ये आ जाता है ना, टेक्नोलॉजिकल एडिशन होता है, जब टेक्नोलॉजी को हम इनमें इंक्लूड कर देते हैं तो जॉब जो कि जनरेट होती है। कैजुअलाइजेशन और द इनफॉर्मलाइजेशन द वर्क ऑफ फोर्स, देखिए जनरली एक चीज़ होती है, एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लेके एक सेकेंड, देखिए जो इकोनॉमी है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी है, देखिए ऑर्गेनाइज है और अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज में जनरली हाउस होल्ड की बात करते हैं, हाउस होल्ड की बात करते हैं, जो रेडी आते होते हैं, जो रोड पे अपना लगाते हैं। तो इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर की उनकी बात करते हैं जो टैक्स देते हैं, ठीक है, टैक्स देते हैं, और वो जो है कि जो पूरा प्रॉपर सोशल सेफ्टी नॉर्म्स जो फॉलो करते हैं। और जो हाउस होल्ड होते हैं इनको कोई पेमेंट वगैरह नहीं दी जाती, जैसे घर में भाभी हैं, दीदी हैं, मम्मी लोग भोजन बनाती हैं, तो इन लोगों को कोई पेमेंट तो नहीं दिया जाता। और जो रेडी वाले लोग होते हैं, रोड पे लगाते हैं, क्या वो टैक्स वगैरह देते हैं, सवाल है नहीं। तो ऐसे ही जब यहाँ पे हम बात करते हैं इंक्रीज कैजुअलाइजेशन, तो उसमें क्या है कि आपको इंक्लूड करना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से आप उनको इंक्लूड करिए और जो कि आगे बढ़ाते चले जाइए।
तो ये जो हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिया था, फिर वे फॉरवर्ड के लिए है, जो हमने बात किया कि भाई उसी को चैप्टर कर दिए। तो यहाँ पे ये हमने इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे फिर नितिन सिंघानिया को लेकर के आएंगे 4th चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद।